नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर रमेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हरियाणा चुनाव के बीच बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने 10-20 मिनट का टाइम दिया है। बिजी हैं भाई, इलेक्शन है तो बिजी तो होंगे ही। अब कुछ प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो शायद बाहर हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री क्यों बाहर हैं, जबकि राहुल गांधी हरियाणा के अंदर हैं, लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं, 2-3 दिन से उनकी पदयात्रा भी चल रही है। तो आखिर ये पदयात्रा का प्रोग्राम कैसे और किस तरीके से और क्यों तैयार किया गया, और मोदी जी हरियाणा में क्यों नहीं है? वो सुनने में आया है कि उनका कहीं बाहर का भी प्रोग्राम है और शायद किसी दूसरे सूबे में भी गए हुए हैं। तो ऐसी क्या स्थिति है, जरा प्रोफेसर साहब से जानने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी स्वागत है साहब। और हरियाणा का चुनाव देखा जाए तो अब लगभग स्थिति यहाँ पे स्पष्ट हो चुकी है। स्पष्ट ऐसे हो गई है कि जो छोटे छोटे दल पहले दम भर रहे थे तो वो दरकिनार कर दिए गए हैं और चुनाव दो ध्रुवी हो चुका है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और आज के दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ रहना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जी फर्स्ट हाफ में तो स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करते दिखे और सेकेंड हाफ में झारखंड में कई रैलियाँ करते दिखे। तो इससे एक बात साफ तौर पे, जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, अब इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं ये बताया नहीं जा सकता। देखो, सबका अपना अपना नज़रिया है। मेरा ये मानना है कि आखिरी के दिन जो कुछ समय होता है, जैसे हम लोग जब बच्चे थे और पढ़ाई लिखाई करते थे तो लास्ट में जो रिवीजन हुआ करता था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि साल भर आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले और लास्ट टाइम पे आपने जो रिवाइज कर लिया वही याद रहता। तो अब इतने महत्वपूर्ण समय में दर्शक भी समझ लें, प्रधानमंत्री मोदी जी जब एक एक घंटा कीमती है तो झारखंड में पूरा टाइम व्यतीत कर रहे हैं और पूरा टाइम जो है आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती मनाने में निकाल दी। तो इसके कई सियासी मायने हैं। प्रोफेसर, ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी जीत के लिए अस्वस्थ हों। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, देखो साहब, हथियार वो पहले डाल देता है जो रेस से बाहर हो जाता है। और जहाँ तक हम लोग मोदी जी को समझते हैं, मोदी जी तो आखिरी समय तक रेस में रहना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव का मैं कॉन्टेस्ट ले रहा हूँ, जब आखिरी चरण के चुनाव खत्म हो गए थे तो मोदी जी 36 घंटे के लिए कहीं चले गए थे ध्यान लगाने को। और वो ध्यान लगाना तो बहाना था, क्योंकि मीडिया की सुर्खियां 36 घंटे में मोदी जी को अपनी तरफ रखनी थी। तो वो भी एक चुनाव प्रचार का नजरिया था, जरिया था। ये काम मोदी जी अगर जो काम आज किया ये 4 तारीख को या 5 को करते तो समझ में आता कि सुर्खियों में रहने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनको हरियाणा चुनाव में रहना चाहिए था। और जब अगर वो चुनाव में नहीं है तो हम तो एक चीज़ ये मान के चलते हैं कि नैतिक हार इनकी हो चुकी है। जैसा कि मैं पहले भी कहता था कि अब इनके हरियाणा में कुछ करने लायक है ही नहीं। कल के इनके आपने भाषण देखे होंगे, कांग्रेस को कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है, किसानों को 2-2 रुपया अकाउंट में दिया कांग्रेस ने, और कह रहे हैं जी दामाद जी ने भ्रष्टाचार किया। अरे बताओ साहब, 10 साल से आप सत्ता में हो, हरियाणा में भी हो, केंद्र में भी हो। अगर किसी के दामाद जी ने भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी लिया है तो आपने जेल में क्यों नहीं डाला? इसका मतलब आप खुद भ्रष्टाचारी हो। और अगर कांग्रेस ने 2-2 रुपया मुआवजे के लिए दिया है तो आपने उस मंत्रालय को और उन अधिकारियों को अब तक तलब करके दंडित क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप भी उसमें साक्षी हो, भागीदार हो। और अगर कांग्रेस ने मान लीजिए कि भ्रष्टाचार किया तो वो जो नेता हैं कांग्रेस के और वो जो अधिकारी हैं जो कांग्रेस टाइम में उस विभाग में थे, तो वो अब तक जेल की सलाखों में क्यों नहीं है साहब? इस तरह के झूठे काम और झूठी बातें करने से प्रधानमंत्री जी काम नहीं चलेगा। हरियाणा की जनता है, स्पष्टवादी जनता है, जो सामने दिखता है उसी को सच मानते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी का कल का एक वीडियो वायरल हो रहा है साहब। और वीडियो क्या है? चूल्हे पे रोटी खा रहे हैं राहुल गांधी जी। एक किसान के घर पे जाकर और दीपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी चूल्हे पे रोटी खा रहे हैं मक्खन के साथ। बिल्कुल, और वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और आप एक चीज़ देख के चलो, लोग वाग पहले आप भी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, कह रहे साहब राहुल गांधी जी कहाँ हैं, और हमने आपसे कहा था कि उस समय
जम्मू कश्मीर के चुनाव में बिजी है, सही समय पे चोट मारेंगे और देख लीजिए लास्ट में मैं ये मानता हूँ 4 दिन में राहुल गांधी जी ने माहौल पलट दिया साहब। ऐसा माहौल पलटा है कि मोदी जी को रणछोड़ बनना पड़ा, माहौल छोड़ के भागना पड़ा। और आज तो एक वीडियो और वायरल हो रहा है साहब, विनेश फोगाट का। हाँ, एक विनेश फोगाट का वीडियो वायरल है और विनेश फोगाट उसमें क्या कह रही हैं, उनकी क्या दरख्वास्त है पब्लिक से, थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताइए। देखो साहब, उसमें पहले तो हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा साहब, विनेश फोगाट जी और प्रियंका गांधी जी, ये तीनों लोग मंच पे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज विनेश फोगाट का जो विधानसभा क्षेत्र है जुलाना, वहाँ पे प्रियंका गांधी जी ने रैली करी। तो वहाँ जब रैली, एक पहले तो रोड शो हुआ, रोड शो के बाद जब ये रैली हुई, तो इस रैली की जनसभा में सबसे पहले दीपेंद्र हुड्डा साहब ने एक भूमिका पृष्ठभूमि बनाई कि लखीमपुर खीरी में ये बताया कि हम लोग किसान हितैषी कैसे हैं। लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जब किसानों की हत्या करी, अपनी गाड़ी किसानों के ऊपर चलाई, तो सबसे पहले वहां पहुंचने वाला कौन था? प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची, सबसे पहले पहुंची दीपेंद्र हुड्डा। और दीपेंद्र हुड्डा जी भी उनके साथ थे। हालांकि यूपी पुलिस ने उन्हें डिटेन करके रखा, लेकिन फिर भी वो वहां से पीछे नहीं गई और किसानों से मिली। इसके बाद जब जंतर मंतर पे धरना हुआ और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत तमाम पहलवान खिलाड़ी, सैकड़ों पहलवान खिलाड़ी जब वहाँ धरने में बैठे, तब दीपेंद्र हुड्डा साहब ने बताया कि तब भी नेताओं में, राजनेताओं में सबसे पहले प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँची। और इसी बात को आगे लेकर विनेश फोगाट ने ये कहा कि मुझे जब ज़रूरत थी तो सबसे पहले मेरी बहन, बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी जंतर मंतर पे मेरे पास आई और वो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की मेरी से कि मेरा मनोबल बता रही थी, बहुत गिरा हुआ था और मुझे ढांढस बंधाया कि हम आपके साथ हैं और सरकार ने जो आपके साथ जो जाति की है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। तो वो आंदोलन आपने देखा 3 महीने चला। उसके बाद जब विनेश फोगाट का मनोबल गिर गया था तो उनको बीच बीच में काउंसलिंग भी दी, मनोबल भी बढ़ाया, जिससे क्या हुआ कि वो पेरिस ओलंपिक के लिए तैयार हुई और वहाँ जाके फाइनल तक पहुँची। और फाइनल में भी उनके साथ ऐसी घटना हो गई, एक षड्यंत्र हो गया। उसमें भी वो कह रहे हैं कि उसके बाद प्रियंका गांधी जी जब वो वापस इंडिया आई थी तो प्रियंका गांधी जी मिली और पूरी तरीके से सांत्वना दी। फिर विनेश फोगाट जी ने एक इंटरव्यू में भी यही बात कही। जब लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में विनेश फोगाट से ये पूछा गया कि जब आप फाइनल में मेडल के लिए डिस्क्वालीफाई हुए थे तो मोदी जी ने आपसे फ़ोन पे बात नहीं करी? तो विनेश फोगाट बोली कि मेरे पास फ़ोन आया था, मतलब डायरेक्ट उनके पास ना आके किसी अधिकारी के पास आना था और प्रधानमंत्री जी का, और उसमें कंडीशन ये थी कि उसकी शूटिंग और कोई नहीं करेगा, वहीं प्रधानमंत्री जी की सोशल मीडिया की टीम रहेगी, वहीं फोगाट का फोन नहीं रहेगा, कोई फोन नहीं रहेगा, सिर्फ एक फोन रहेगा जिस पे मोदी जी बात करेंगे, एक कैमरा रहेगा जो मोदी जी की तरफ से भेजा गया है, वही एडिटिंग करके वीडियो डालेंगे। तो फिर विनेश फोगाट बोले फिर इसका मतलब तो ये है कि मैं जो मोदी जी से बात कहूँगी वो बात तो जनता के बीच में आ ही नहीं पाएगी, बात सिर्फ वही पहुँचेगी जो एडिट होके पहुँच रही है। तो बोले फिर मैंने जो है, विनेश फोगाट ने बड़े भारी मन से कहा कि फिर मैंने मना कर दिया कि साहब मैं मोदी जी से बात नहीं करूंगी, जब भी अब बात करूंगी तो आमने सामने रूबरू होकर बात करूंगी, क्योंकि मेरे दिल में जो टीस है वो टीस निकलना जरूरी है। तो ये तमाम बातों को देखते हुए, तमाम जो जद्दोजहद हुई इसको देखते हुए विनेश फोगाट ने आगे कहा कि तब मैंने मन बनाया कि अब मैं चुनाव लड़ूंगी और चुनाव लड़ने के बाद सवाल करूंगी आंखों में आंखें डाल के, क्योंकि अभी तो मोदी जी बच रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब वो पहुंचेंगे तब तो प्रोटोकॉल के तहत मिलना पड़ेगा, तब मोदी जी कैसे बचेंगे। और आप देखिए उस रैली की बात हम बताएं आपको, इतनी भीड़ इस रैली में जिसमें विनेश फोगाट, प्रियंका गांधी जी रही हैं, बता रहे टेंट से बाहर भी लोग भरी गर्मी में, आज गर्मी भी बहुत थी वहाँ पे, भरी गर्मी में खड़े हुए बात को सुन रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे वो बात को सुन रहे हैं। इसी दौर में प्रियंका गांधी ने एक बात और भी बताई है कि प्रियंका गांधी की खुद की बेटी भी हरियाणा टीम की सदस्य रही है।
लेकिन देखिए कभी लाइमलाइट में नहीं आई ये बात, कभी भी इस चीज का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और जबकि हम आपको बताएं, राहुल गांधी जी की बात बता रहे, जब आपने इतना जिक्र छेड़ा है, वो भी शूटिंग चैंपियनशिप में खेले हैं। लगभग ये बात है 1990 के आसपास की, जब वो स्टूडेंट हुआ करते थे, तो इंडिया की तरफ से खेले हैं और उसमें मेडल भी लाया है। लेकिन कभी भी उन्होंने उस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं किया। और राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे एथलीट भी हैं। लगभग 20 किलोमीटर तक का उनका डेली का रूटीन है, वो साइकिल चलाते हैं 20 किलोमीटर। लेकिन ये इन लोगों की खासियत है, वो कहते हैं ना, जो खानदानी लोग होते हैं तो उनका ऐसा ही रहता है, दिखावा कम होता है। और मोदी जी के तो वीडियो आपने देखे ही होंगे, थोड़ी सी 5 मिनट 10 मिनट की एक्सरसाइज के वीडियो तो अब तक चल रहे हैं, उसमें पूरा खूब सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार उसका चल रहा है। तो हमारी बात फिर वहीं आ गई कि राहुल गांधी जी ने जो ये यात्रा करके एक जो मील का पत्थर साबित कर दिया है इस चीज़ को, अब लोग ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में राहुल गांधी जी ने समय नहीं दिया। हरियाणा में इतना समय दे दिया राहुल गांधी जी ने कि अब मोदी जी को यहाँ से भागना ही पड़ गया है साहब। और जो छोटे मोटे दल थे, जजपा इनेलो जैसे और तमाम जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े थे, हमें लग रहा उन सब ने तो चुनाव प्रचार करना ही बंद कर दिया। अब चारों तरफ राहुल गांधी जी की एक कह सकते हैं ना तूफान। लेकिन चल वो रहा लोग है। भी चुनाव में तो डटे हुए हैं ही, रिजल्ट डटे चाहे है, लेकिन प्रचार विचार उनका अब हल्का हो गया है साहब। अब प्रचार सिर्फ जो है वो दो ही पार्टियां प्रचार कर रही आप हैं। तो खुद भी कांग्रेस से हैं, तो आप तो खुद कहेंगे ही कि भाई नहीं, राहुल। आप देखिए ना सोशल मीडिया पे अब कहाँ दिख रहे हैं। अब देखिए इनेलो पार्टी के कोई नेता दिख रहे हैं, 4-5 दिन से उनके कोई वीडियो नहीं आ रहे हैं, जजपा के कोई वीडियो नहीं आ लेकिन रहे ये हैं। सारी बात तो आपने बड़ी तसल्ली बख्श बताई, लेकिन एक बात आप बताना शायद भूल गए या बताना नहीं आप चाहते। ध्यान दिला दीजिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि हमारी पार्टी में बहुत बब्बर शेर हैं, कभी कभी आपस में भी लड़ जाते हैं, मुझे बीच बचाव करना पड़ता है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप एक बात बताओ साहब, एक घर में मान लो 6 सदस्य होते हैं, तो आपस में मनमुटाव नहीं होता? भाई माता पिता में आपस में झगड़ा होता है, पिता पुत्र में आपस में झगड़ा होता है, भाई बहन में आपस में झगड़ा होता है। लेकिन उस झगड़े का मतलब ये नहीं है कि वो लोग अब घर के सदस्य नहीं रहे, उनमें बंटवारा हो गया या वो अलग रहेंगे और आपस में रंजिश हो गई। झगड़े सब जगह होते हैं, मनमुटाव सब जगह है। मनमुटाव बीजेपी में भी है, और बीजेपी में तो ऐसा मनमुटाव है कि सर फूट रहे हैं, चाहे खट्टर साहब हो, सैनी साहब हो, अनिल विज जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, 4 अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। लेकिन क्या मजाल मोदी जी इस बात को कह जाएं। ये तो राहुल गांधी जी सरल हृदय व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मनमुटाव तो है, होने भी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश की इतनी पुरानी पार्टी है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में मतभेद हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है। और जिस दिन साहब मनमुटाव नहीं होगा, आपस में झगड़े नहीं होंगे, आप समझ लेना कि साहब लोकतंत्र तो ये बात तो बीजेपी पे भी लागू होती है कि अगर उनके अंदर मनमुटाव है तो लोकतंत्र बरकरार है। नहीं तो वो जाहिर कहाँ करते हैं इस बात को, कहते कहाँ है? फर्क मैं बता रहा हूँ ना, फर्क तो यही है साहब कि कांग्रेस में अगर कोई नेता किसी बात को लेके असहमत है तो वो अपनी असहमति जाहिर कर देता है, बता देता है कि साहब हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन क्या मजाल बीजेपी में कोई नेता ये बोल जाए कि साहब हमें ये बात पसंद नहीं आई, बोलने का मतलब मौत है, पार्टी से निष्कासित हो जाएगा, उसके ऊपर तमाम धाराएं लग जाएंगी और भगवान जाने उसका क्या होगा। तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी जी से असहमति दिखाई, असहमति दिखाने के बाद देखो साइड में उनको जो है कर दिया गया है, उनका आता पता ही नहीं लगा। वसुंधरा राजे सिंधिया देखिए कहाँ गई, कुछ मालूम है उनका, किस गर्त में चली गई। छत्तीसगढ़ वाले रमन सिंह का कुछ नहीं पता, रमन सिंह जी कहाँ गए, और ऐसे तमाम नेता हैं। तो हरियाणा की राजनीति को, फिलहाल राजनीति को लेकर और कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपका क्या कहना है? देखो साहब, स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही हैं, और बड़े बड़े क्या कहते हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं और बड़े बड़े जो एनालिस्ट लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 55+ सीट ला रही है, और बीजेपी का आंकड़ा वो 25 तक बता रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी 20 से ऊपर नहीं आ पाएगी। कारण है उसके पीछे वही कारण जो आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अंडरवियर बदल देने से दस्त नहीं रुका करते साहब। तो भ्रष्टाचार हुआ है,
इस बात को तो देखो वहाँ की जनता भी कह रही अब है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि दामाद जी ने भ्रष्टाचार किया तो है। दामाद जी को पकड़ा क्यों नहीं? हम तो ये कह रहे हैं दामाद जी को जेल के पीछे डाल देना आप, और लेकिन जिसने किया उसको डालते लेकिन आप। लेकिन एक बड़ी इत्तेफाक की बात है कि जब इलेक्शन आते हैं, जब दामाद जी याद आते हैं, फिर दामाद जी गायब हो जाते फिर हैं। दामाद जी गायब हो तो जाते आपको क्या लग रहा है कि ये जो टॉफी है, जैसे बच्चा कभी रोता है तो उसको टॉफी दिखा दो खुश हो जाता है, तो अब ये बच्चा नहीं है। हरियाणा की जनता बच्चा नहीं है कि आप टॉफी दिखा दोगे, लॉलीपॉप दिखा दोगे तो जनता बहल जाएगी। आप हमें बताओ, 2014 आपने जब दामाद जी के नाम पे लड़ते रहे, फिर 2019 में भी वही काम लेके आए, 2024 में भी वही लेके आए, तो एक ही फॉर्मूले से आप कब तक चुनाव लड़ोगे? आप अपने कामों की उपलब्धियां बताओ ना साहब। कांग्रेस को कोसना बंद कर दो। मैं तो ये कह रहा हूं मोदी जी से, जिस दिन कांग्रेस को कोसना बंद कर देंगे, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे, उसी दिन मोदी जी का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मोदी जी का ग्राफ इसीलिए तो गिर रहा है। ये क्यों ज्ञान दे रहे हो? आप चाहते नहीं कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस देखिए, हम तो लोकतंत्र में भरोसा करने वाले आदमी, हम तो चाह रहे हैं वो प्रधानमंत्री लेकिन है, आप ज्ञान तो दे काम रहे करे, हैं, नहीं आप देश उन्हें के लिए काम आप करे उन्हें ना। ज्ञान दे रहे हैं वो ना। हमारा कहाँ सुन रहे? आज तक कभी जन की बात हुई? आप बताइए। आप तो भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तो आपके सामने बोलना सीखे, आपने तो बहुत लंबी पत्रकारिता का दौर जिया है। हमें ये बताइए, क्या 2014 के बाद कभी पत्रकारों को मोदी जी से सवाल करने की आज़ादी हुई? पूरी स्क्रिप्ट लिख के आ जाती है साहब कि ये सवाल करने, उसके ये जवाब होंगे, इसके इधर उधर कुछ पूछना नहीं है। अब और दूसरा, मन की बात के तो 10 साल प्रधानमंत्री जी ने मना लिए, लेकिन क्या जन की बात हुई कभी? कोई ऐसा प्रधानमंत्री आप बताओ इनसे पहले जो जनता दरबार ना लगाता हो। मोदी जी तो कभी जनता दरबार लगाते ही नहीं है। मुझे तो राजीव जी की बात है, मेरे कुछ अंकल लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं, सीनियर लोग, वो ये बताते हैं कि राजीव गांधी जी का जो पीएम हाउस जहां वो रहते थे, वहां पे अलग अलग राज्यों के एक वो बनाए हुए थे, हब टाइप के बनाए हुए थे, और वो जैसे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ रुके, बिहार के यहाँ, झारखंड के यहाँ, दिल्ली के यहाँ, उनके पास आके एक समय मुकर्रर होता था हफ्ते में 1 घंटे के लिए कि आप आइए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपका जो लेटर है, दरखास्त है, वो लिया जाएगा और उस पर आगे काम किया जाएगा। लेकिन मोदी जी का हमने तो 10 साल में देखा नहीं कि कभी इस तरीके से जनता दरबार लगाया और किसी आदमी का काम किया। मोदी जी और बीजेपी का कहना तो ये है कि सब कुछ चंगा सी। कहने से क्या होता है? भाषणवीर लोग हैं ये लोग, तो कहने से हमें बता दो क्या चंगा है। आपने मन की बात करके तो बोल दिया सब चंगा है, लेकिन कभी उसका औचक निरीक्षण किया, कभी उसकी जांच पड़ताल की, कभी जनता के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा कि हाँ साहब आप बताइए, आपका कोई सवाल हो। नोटबंदी आपने कर दी, जीएसटी आपने लगा दी, लेकिन उसकी कभी रिव्यू मीटिंग ली, कभी जनता से फीडबैक लिया कि ये फला फला ईमेल आईडी है और ये पता है, इस पे आप हमें चिट्ठी लिख के भेजो कि नोटबंदी के बाद आपका क्या तजुर्बा रहा, या जीएसटी लगने के बाद आपका क्या तजुर्बा रहा, क्या खामियां रहीं? कभी सरकार की तरफ से कोई आया कि भाई फीडबैक सिस्टम कि इसमें कहाँ क्या सुधार हो सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि मोदी जी अपने आप को सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी मानते हैं। ये काम तो वो कर सकता है ना जो अपने आप को ऑर्डिनरी मानता हो, जिसको ये लगता हो हाँ गलती हो सकती है और सुधार की गुंजाइश है। प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। बताइए साहब कैसी कैसी बातें कर देते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब देश जो है वो विकसित बनेगा, कब बनेगा? 2047 में। 25 साल का और ठेका ले लिया साहब। यहाँ 10 साल में देश का सत्यानाश कर दिया आपने। देश के ऊपर कर्जा 200 लाख करोड़ रुपए हो गया। अंबानी अडानी जैसे रईसों के पैसे कितने 20 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए। और किसानों को क्या दिया? कुछ नहीं। युवाओं को रोजगार के नाम पे क्या दिया? कुछ नहीं। अब तो स्विस बैंक वाले भी बताते हैं कि वहाँ जो पैसा डबल हो गया है। कहाँ स्विस बैंक से आप यहाँ पैसा लाने वाले थे? और ऐसी तो लंबी लिस्ट है साहब, चर्चाएं करेंगे तो पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा। 47 तक ले आए। अब भैया 47 तक इन्हें झेलेगा कौन? समस्या तो ये है भाई, जनता तो नहीं झेल पाएगी। हम तो विपक्ष में हैं, और जब तक विपक्ष में रहेंगे तब तक हम उनसे सवाल करेंगे, जब तक हमें सवाल करने की आज़ादी है।
अब किसी दिन ये संविधान को कमजोर कर दें और लेकिन हमें पूरा यकीन है हमारे देश की जनता पे, वो संविधान कमजोर नहीं होने देगी राहुल साहब। गांधी है तो सही संविधान को हाँ, बचाने हम के बता लिए, रहे हैं आपको, कांग्रेस है। जनता संविधान को कमजोर होने ही नहीं देगी। हमें तो एक बार भरोसा उठ गया था, लेकिन इस चुनाव से हमारा भरोसा बरकरार हो गया साहब। ये देश की जनता बहुत महान है। कई लोग कहते भी थे कि हमारे देश में मोनोपोली नहीं आ सकती, लेकिन हमें भी 24 के चुनाव से पहले ऐसे लगता था यार पता नहीं क्या हो रहा है देश में। आपको भी लगता था कि जो पत्रकार सवाल करे, जो पत्रकार सरकार से सवाल करे, जो कुछ दिखाए सरकार के खिलाफ, उसी को जेल में डाल देते थे, उसके चैनल बंद कर देते थे, उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा देते थे। लेकिन अब देखो कितना बढ़िया इलाज बांधा है। राहुल गांधी जी जो संविधान की किताब लेके गए और जो उन्होंने 2 साल 3 साल जनता के बीच में बिताए, उसी का फल है साहब। मोदी जी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं और बस चुनाव पे ही थोड़ा उनका मामला घूम जाता है, लेकिन बाकी टाइम ठीक रहते हैं। और अब ज़्यादातर टाइम जैसे एक गांव में बड़ा बुजुर्ग होता है ना, तो घर में जब उसकी वैल्यू वक्त नहीं होती तो वो अपना क्या करता है, पंचायत में जाके बैठता है बुजुर्गों के बीच में। तो वैसे ही मोदी जी अब इंडिया में कम रुकते हैं। कारण आप समझ गए होंगे कि संसद चलेगी तभी सिर्फ तब रुकेंगे जब उन्हें अपनी बात कहनी होगी। सुनने लायक अब वो रहे नहीं साहब। ज़्यादातर टाइम कहाँ बिता रहे हैं, विदेश में। कल भी किसी जमैका वमैका किसी के राष्ट्रपति से मिले हैं और अब एक आध दिन में बता रहे फिर उनका विदेश का टूर लग रहा है, क्योंकि मालूम है यहाँ रहने पे उनसे सवाल किए जाएंगे साहब। जनता सवाल करेगी और जवाब मोदी जी के पास है नहीं। अब जनता से ज़्यादा तो राहुल गांधी सवाल करते हैं। तो राहुल गांधी जनता के ही तो नायक हैं, जनता के ही तो नेता हैं। अब जनता ही तो उन्हें जननेता कह रही है। भाई जो जनता के सवाल करेगा वो जननेता, और राहुल गांधी जी उनके सवाल कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी जन के नेता हैं, जनता के नेता हैं। सही बात है भाई, ये शक्ति भी जनता जनार्दन ने ही राहुल गांधी को दी है। अच्छी बात है, सवाल होनी चाहिए और संविधान बरकरार रहना चाहिए। हरियाणा का चुनाव बिल्कुल नाक का सवाल बन चुका है बीजेपी के लिए। कांग्रेस तो प्रयासरत है ही, लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं नाक का सवाल है। आने वाले समय में डिसाइड जनता करेगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।